हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एपिसोड नंबर 2 में। काफी फंडामेंटल चैप्टर है ये फिजिक्स का, मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है। 2 एपिसोड होंगे, एक एपिसोड फिनिश हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके जरूर विजिट करिएगा दोस्तों। और ये एपिसोड नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। आज की इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बारे में समझेंगे, जिसको हम वीमी सूत्र के नाम से जानेंगे। ठीक, तो विमी सूत्र कई बार आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं, या फिर विमी सूत्र दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा कि बताइए भाई साहब ये किस फिजिकल क्वांटिटी का विमी सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है करके। ठीक है, और आगे के चैप्टर्स को, आगे के टॉपिक्स जो हम डील करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, उसको समझना और उसको कनेक्ट करना भी काफी आसान होगा, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये अपने आप में बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ पाते हैं दोस्तों। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उसी तरीके से डील कर रहा हूं, आप जरूर फॉलो करिए लेक्चर्स और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला जिसको हम विमी सूत्र के नाम से जानेंगे, तो यहां पे जो डायमेंशन बोलेंगे, डायमेंशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, विमा। ठीक है जी, तो किसी भी मात्रक की विमा लिखने के लिए इसे वर्ग ब्रैकेट में लिखा जाता है। वर्ग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो वर्ग ब्रैकेट कुछ इस तरह से हम बात करते हैं, क्या इसी को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी मात्रक की डायमेंशन लिखने के लिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान की विमा लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कैपिटल एम। तो आप बोलेंगे जी सर ये डायमेंशन ऑफ मास बताएगा, द्रव्यमान की विमा बताएगा। ठीक उसी तरह लंबाई की विमा लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम कैपिटल एम। तो ये क्या बताएगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ बताएगा, लंबाई की विमा। ठीक है जी, उसी तरह हमने कहा जी समय की विमा लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कैपिटल टी लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या बताएगा, डायमेंशन ऑफ टाइम, जिसको हम कहेंगे समय की विमा। हाँ कि ना, तो ध्यान रखेंगे M फॉर मास, मास मीन्स द्रव्यमान। अच्छा, L फॉर लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। ओके, मैंने कहा जी T फॉर टाइम, टाइम मीन्स समय। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, चाहे लंबाई बोलिए, चाहे चौड़ाई बोलिए, चाहे ऊंचाई बोलिए, साथ के साथ चाहे आप डिस्टेंस बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, दूरी बोलिए, चाहे विस्थापन बोलिए, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, इन सभी स्थिति में क्या आप लंबाई मेजर करते हैं क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो इन सभी स्थिति में अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल। कुछ और एक इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने कहा जी किसी भी मात्रा की विमा यह दर्शाती है, जैसे ग्राम, किलोग्राम, पाउंड आदि सभी द्रव्यमान मापन के अलग अलग मात्रक है, लेकिन सभी मात्रक केवल द्रव्यमान के लिए उपयोग किए जा रहे हैं क्या? जो ग्राम बोला आपने, किलोग्राम बोला, पाउंड बोला, ये सभी मात्रक केवल द्रव्यमान के लिए उपयोग किए जा रहे हैं क्या? हाँ जी, बात तो सही है। इसलिए इन सब की विमा समान होगी। ध्यान रखेंगे बात, इन सब की विमा, इन सभी मात्रकों की जो विमा है ये समान होगी, क्योंकि ये सभी केवल एक ही भौतिक राशि द्रव्यमान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग पद्धति के हिसाब से। अरे हम लोगों ने डे 1 क्लास एपिसोड नंबर 1 में भौतिक राशियों के बारे में बहुत अच्छे से सीख के रखा हुआ है। मूल राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, और उन भौतिक राशियों को मापने का अलग अलग हमने मात्रक देखा था, अलग अलग पद्धति के हिसाब से। ठीक है, जैसे सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ठीक, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति देखे थे कि नहीं? तो वैसे यहां पे भौतिक राशि द्रव्यमान है, हाँ कि ना? द्रव्यमान को मापने का ये जो मात्रक इस्तेमाल किया गया है ग्राम, ये सीजीएस पद्धति में किया गया है क्या? ठीक है। अच्छा, ये जो किलोग्राम इस्तेमाल किया गया है द्रव्यमान को मापने का मात्रक किलोग्राम, ये एमकेएस पद्धति में, हाँ कि ना? अच्छा, मैंने कहा पाउंड,
ये किस पद्धति के आधार पे है? तो आप बोलेंगे एफपीएस पद्धति। सीख चुके हैं हम लोग। तो अगर हमने कहा जी द्रव्यमान, द्रव्यमान का डायमेंशन कैसे बताते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम कैपिटल एम, हाँ कि ना? तो अगर मैं ग्राम के लिए बात करूं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। अच्छा, किलोग्राम के लिए बात करें तो यहां भी आप बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। पाउंड की कंडीशन में बात करें तब भी आप बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों मात्रक द्रव्यमान के ही तो है, समझ रहे हैं? और द्रव्यमान का डायमेंशन कैसे बताते हैं हम लोग? कुछ इस तरह से। समझ पाए क्या बात? ठीक है सर। अच्छा, कुछ और एग्जांपल के थ्रू और हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कहा जी बल का विमी सूत्र, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स मैंने पहले से ही यहां पे लिख के रख दिया है। अब इसको हम ये समझने का प्रयास करते हैं, भाई साहब ये ऐसे आया कैसे होगा, ये आया कैसे होगा? तो सबसे पहली बार हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, ये एकदम खोपड़ी में होना चाहिए। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब अ क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल, मतलब ऐसी वो राशि जिसको हम माप सकते हैं। तो बल एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिख पाएंगे और मैं पहले से लिख दिया हूं। अब ये कैसे आया, कैसे आया? तो फोर्स के फार्मूले से हम इसको पता लगा सकते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसके अकॉर्डिंग है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसका विमी सूत्र बता सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने कहा जी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसका जो मात्रक होता है, मात्रक कैसे बताते हैं? आप बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हाँ कि ना? अब मीटर का मतलब क्या होता है? लंबाई मापना। और लंबाई का डायमेंशन आप क्या बताते हैं? लंबाई का डायमेंशन बताते हैं भाई साहब, आप बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर यहां सेकंड क्या है? टाइम का मात्रक है, हाँ कि ना? तो टाइम के लिए डायमेंशन क्या बोलते हैं आप बोलेंगे जी कैपिटल टी, और यहां स्क्वायर है तो इस तरह से स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखा। अच्छा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, तो त्वरण की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहां पे ये इनटू है। द्रव्यमान का डायमेंशन कैसे लिखते हैं आप? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने के बाद क्या लिखेंगे आप? आपने कहा जी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी आपस में गुणा होगा, आपने कहा जी ये एम फिर ये एल, ठीक। अभी टी का पावर 2 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा इस तरह से। तो क्या ये और ये दोनों सेम बात है? अग्री करेंगे। लेकिन आप क्या बोलेंगे पता है? सर यहां पे m का पावर 1 लिखा है, यहां पे m का पावर नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो मैं अगर कहता हूं ये x लिखा, इसका मतलब x एक बार है, मतलब इसका पावर 1 रहा होगा। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही कहेंगे ना जी। बात समझ आए क्या? तो यहाँ पे m का पावर 1 लिखा है, यहाँ पे m का पावर कुछ नहीं, मतलब ये m का पावर 1 है। वैसे ये l का पावर भी 1 है, ठीक है जी। अच्छा, क्या आपको ये बात भी पता है कि सर x की पावर मान लो 0 है, तो x की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। पता होना चाहिए आपको ये बात, हाँ कि ना? बढ़िया। तो आप ध्यान रखेंगे डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय, डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय अगर m का पावर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये m है, समझ पाए? अगर यहां पे m का पावर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 है। क्लियर हो पा रही बात? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस हम लोग लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया है फर्स्ट कॉलम में,
सेकेंड कॉलम में रिलेशन बताया गया विथ अदर क्वांटिटीज, और ये जो थर्ड कॉलम है इसमें डायमेंशनल फार्मूला लिख के बता दिया गया है इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तो वहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पिक्चर में आएगा। जब हम पढ़ेंगे भाई साहब कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, ये भी हमारा अलग सा चैप्टर है, तो ये वर्क से रिलेटेड हम डायमेंशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे गति, मोशन के बारे में, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब पिक्चर में देखने को मिलेगा। मैंने इसलिए कहा था कि हमारा जो ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है ना, ये फंडामेंटल चैप्टर है भाई साहब। अगर आप इस चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बाकी के सारे और भी टॉपिक्स है जो चैप्टर से, उसको कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा जी वेलोसिटी जिसको हम लोग हिंदी में वेग के नाम से जानते हैं, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग हिंदी में त्वरण के नाम से जानते हैं, मोमेंटम जिसको हिंदी में हम संवेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोर्स जिसको हिंदी में हम बल के नाम से जानते हैं, कार्य जिसको वर्क बोला जाएगा। ठीक है जी, पावर जिसको शक्ति बोला जाएगा। ठीक है क्या, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहां पे लिखा गया है ना। और डायमेंशनल फार्मूला में आपको क्या दिखेगा, मास, लेंथ, टाइम, हाँ कि ना। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे पहले से लिख के बता दिया मैंने, m की पावर 0, l की पावर 1, t का पावर -1। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था m की पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, और 1 का गुणा बाकी के साथ रहेगा तो भाई वो तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। तो मैं चाहूं तो इस m को ना लिखूं तो भी चलेगा क्योंकि m की पावर 0 है। l की पावर 1 तो भाई इसका मतलब l एक बार है। ठीक है, फिर t की पावर -1, हाँ इसको लिखना पड़ेगा भाई साहब। तो इस m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 को क्या मैं lt की पावर -1 ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए ये बातें। तो ठीक इसी तरह इस डायमेंशनल फार्मूला को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, l t की पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि m की पावर 0 इसका मतलब 1 और 1 का गुणा इसके साथ होगा l की पावर 1 के साथ। ठीक है, या किसी भी साथ 1 का गुणा होता है भाई साहब, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ठीक है, वही वैल्यू फिर से वापस मिल जाता है। अब यहां पे देखें तो सर m और l दोनों की पावर 1 दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको जस्ट m और l लिख देते हैं ना, लेकिन t की पावर -1 लिखा हुआ है तो हम इसको प्रॉपर तरीके से -1 लिखकर बताएंगे, m l t की पावर -1। ठीक है जी। अच्छा, तो वेग का जो डायमेंशन होगा lt की पावर -1। अच्छा, त्वरण का जो डायमेंशन होगा l t की पावर -2। संवेग का जो डायमेंशन होगा m l t की पावर -1। समझ पाए क्या? वैसे ही बल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद करिए, बल का जो डायमेंशन होता है वो m l t की पावर -2 बताया था, याद करिए वो पल। ठीक है, बढ़िया। मैंने कहा कार्य जिसको हम वर्क कहेंगे इसका डायमेंशन बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे जी? आप बोलेंगे सर हमने कहा m की पावर 1 है तो m लिख देते हैं। ठीक है, l की पावर 2 है तो इसको बिल्कुल लिखना पड़ेगा, t की पावर -2 इसको भी प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, हाँ कि ना? बढ़िया। अच्छा, वैसे शक्ति का आपको बताना है डायमेंशंस। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर बोल सकता हूं m की पावर 1 है, इसका मतलब हम डायरेक्ट चाहे तो इसको m लिख देते हैं, l की पावर 2 है और ये t की पावर -3 है। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर हो पा रही है? ठीक है जी, बढ़िया। तो ये सब जो डायमेंशंस पता कर रहे हैं ना, सर इसको रटना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको याद क्या होना चाहिए पता है? वेग का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला लेंथ बाई टाइम। ठीक है,
एक्चुअल फार्मूला हम लोग कब देखेंगे, जब हम गति पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे। एक्चुअली वेलोसिटी बराबर क्या होता है पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटे समय होता है। और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहिए, हम कैसे मापेंगे, लंबाई तो मापेंगे ना, ठीक है। अच्छा, इसलिए लेंथ बाय टाइम, ठीक। तो लेंथ का डायमेंशन लिखना, टाइम का डायमेंशन लिखना। लेंथ का डायमेंशन L, अच्छा, डिवाइड में टाइम का डायमेंशन T, ऊपर ले जाओगे तो T का पावर -1, LT का पावर -1, यही बोलेंगे कि नहीं। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का, ये रिलेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का आपको अगर ये फार्मूला पता है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी और डिवाइड कर देंगे टाइम, ठीक है। तो डिवाइड में t ऊपर जाएगा तो फिर से t का पावर -1, ऑलरेडी t का पावर -1 था, और गुणा करेंगे t का पावर -1 और अलग से तो t का पावर -2, एल t का पावर -2। इस तरह से समझिए बात को। मैंने कहा जी मोमेंटम का आपको बताना है डायमेंशनल फार्मूला, तो आपको याद नहीं रखना है ये डायमेंशनल फार्मूला, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, मास गुणा वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन लिखना, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना, दोनों को आपस में गुणा कैसे करना है मैंने बता दिया है, फोर्स का एग्जांपल दिया था ना। अच्छा, तो इस तरह से आप पता कर पाएंगे। वैसे ही ये देखो फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो फोर्स का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, मास गुणा एक्सेलरेशन, ये रिलेशन पता होना चाहिए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो आपको सिखाया जा रहा है ना, डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं रखना है, आपको ये रिलेशन याद रखनी है, और इस रिलेशन के हिसाब से फिर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना आ जाएगा, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं। वैसे वर्क के लिए भी बोल सकते हैं आप, वैसे पावर के लिए भी बोल सकते हैं, इस तरह के रिलेशन पता होना चाहिए। वर्क बाय टाइम बोलेंगे तो पावर है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो कार्य, वर्क कहेंगे, ठीक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी फार्मूला यहां पे देखिए, G बराबर क्या है सर, तो आपने कहा फोर्स इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक, m1 m2, इस तरह से। अब यहां पे आपको यह पता होना चाहिए इस फार्मूले में दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि F क्या है, हाँ कि ना, R क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है। तो हम लोग जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे तो ये बात और अच्छे समझ में आएगा। फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहां पे ये फोर्स को बता रहा है, तो फोर्स का डायमेंशन, ये तो बहुत बेसिक सा बात है ना। बार बार कई बार होगा ना कि आप ना इन चीजों को बार बार ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो याद भी हो जाता है। वैसे आपको डायमेंशनल फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लिखना आना चाहिए, ये रिलेशन याद होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो जैसे फोर्स का डायमेंशन आप डायरेक्ट जैसे आपको पता है तो लिख दो, आपने कहा m l t का पावर -2, ये हो गया हमारे पास फोर्स का डायमेंशन। अच्छा, कुछ नहीं मतलब हाँ गुणा है भाई साहब, ठीक है सर, गुणा है। और ये r क्या बताता है, दूरी को बताता है ना, दो वस्तुओं के बीच की दूरी। तो दूरी को हम लंबाई से मेजर करेंगे, तो दूरी का स्क्वायर तो लंबाई का स्क्वायर, ठीक है क्या, डायमेंशन लिखा मैंने। तो ये m और m ये क्या बता रहा है, मतलब ये द्रव्यमान को बता रहा है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान है m1 m2, ठीक है जी। तो द्रव्यमान को हम डायमेंशन वाइज कहें तो कैपिटल M, ठीक है। ये 2 बार द्रव्यमान है क्या, तो मैंने कहा m का पावर 2, ठीक। अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है बच्चा, मैंने कहा जी ये m से m कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक m बचेगा, ठीक है। तो m की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपने कहा m की पावर -1। थोड़ा बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आना चाहिए। l की पावर 2 है, ठीक। एक्चुअली ये जो l की पावर 2 लिखा मैंने दूरी का स्क्वायर, तो ये l की पावर 2 यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को, हाँ कि ना, समझ पा रहे हैं क्या बात, ठीक है सर। ये तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा आपको। तो l की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और l की पावर 2 गुणा होगा तो l की पावर 3 हो जाएगा क्या, ठीक है सर। फिर आपने कहा जी यहाँ t का पावर -2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशनल फार्मूला। यही बात इधर भी तो है, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। समझ पा रहे हैं क्या, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ये डायमेंशनल फार्मूला लिखना आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। अगर रटने की जरूरत है तो ये रिलेशन, और ये भी बार बार इस्तेमाल होगा अलग अलग, जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे तो मैंने बताया कहां पे हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये रिलेशन भी आपको याद हो जाएगा,
और डायमेंशनल फार्मूला ऑटोमेटिक आप लिख पाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए दोस्तों, संवेग का विमीय सूत्र क्या है ये बोला गया है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। तो क्या मुझे मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए? ठीक है, तो वैसे आप कितने डायमेंशनल फार्मूला याद करके बैठेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूला है जो बार बार इस्तेमाल होने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नो डाउट। लेकिन आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, डायमेंशनल फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए मैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा और आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसे सवाल को। तो मैंने कहा मोमेंटम, मोमेंटम को प्रदर्शित करते हम स्मॉल पी से, और मोमेंटम बराबर क्या होता है? तो आपने कहा जी मास गुणा वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा मास के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला लिखना जानते हैं। हाँ सर, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। ठीक, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है जी? तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर कहिए लेंथ पर यूनिट टाइम। तो मैंने कहा लेंथ मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब हम फाइनल डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए ये m हो गया, l का गुणा होगा इस तरह से, और t कुछ नहीं मतलब पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 लग जाएगा। ठीक है जी, तो t का पावर -1। ठीक, इस तरह से दिख रहा है क्या बताइए कहीं पर? m l t की पावर -1, ऑप्शन बी दिख रहा है। ऐसे आपको सोचना रहेगा। ठीक है, याद नहीं करना है डायमेंशनल फार्मूला। ओके, बढ़िया। अगला सवाल, जैसे कि यहां पे बोला गया निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र mLT की पावर -2 है। ठीक है, तो ये तो सबका याद हो गया होगा। क्यों सर? क्योंकि बार बार इस्तेमाल हुआ है। सर ये फोर्स का विमीय सूत्र है, ये बल का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर मान लो आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे रट्टा मार के गए हो, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? रिलेशन याद होना चाहिए। हम जानते हैं जी न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? फोर्स बराबर, ठीक है, मास गुणा एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जी मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? आपने कहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, तो ये हो गया लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला। सेकंड मतलब टाइम, तो टी का स्क्वायर बोल दिया मैंने, इस तरह से इसका डायमेंशन लिखा। अब आपस में इसको गुणा करो। ठीक है जी, तो आप कहेंगे ये कैपिटल एम और ये कैपिटल है, टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा इस तरह से। यही बात तो पूछा गया था। तो बताइए एम एल टी की पावर -2 ये किसका विमीय सूत्र है, किसका डायमेंशनल फार्मूला है? फोर्स का। इस तरह से आपको सोचना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए आपको लगेगा कि थोड़ा समय लग रहा है करके, तो भाई सीखने में सिखाने में समय तो लगेगा ही। ठीक है, अच्छा देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और साथ के साथ आने वाले चैप्टर्स को कनेक्ट करने में भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने कहा जी जूल, इसका मतलब क्या समझे? तो सर जूल एक एसआई मात्रक को बताता है, एसआई यूनिट को बताता है। किसका एसआई मात्रक? तो आप बोलेंगे ऊर्जा या फिर कार्य। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से आपको यह समझ में आया कि चाहे एनर्जी की बात किया जाए, ठीक है, या फिर वर्क की बात किया जाए, ठीक, चाहे ऊर्जा की बात किया जाए चाहे कार्य की बात किया जाए, इसका जो एसआई इकाई होगा, एसआई यूनिट होगा वो सेम होगा। ठीक है जी, और किसके बराबर होगा? ये जूल के बराबर होगा भाई साहब, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है क्या? ठीक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, कार्य या ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? तो जूल होता है। दोनों के लिए सेम होगा, कार्य और ऊर्जा के लिए, दोनों के लिए एसआई मात्रक सेम होगा। नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एक जूल अगर मुझे डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करूंगा? 1 न्यूटन बल को 1 मीटर की दूरी तक लगाने में किया गया कार्य, यही तो कहलाएगा 1 जूल। इसको फार्मूले के माध्यम से हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। समझ पा रहे हैं क्या?
अच्छा, अगर हम कहें दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है तो आपने 1 जूल कार्य किया। समझ पा रहे हैं क्या? मैंने कहा जी ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया तो बल की दिशा में ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर विस्थापित होगा। मैंने इधर बल लगाया 1 न्यूटन का इस ऑब्जेक्ट में, तो बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होगा। इसका मतलब मैंने कार्य कितना किया है? 1 जूल के बराबर। या फिर दूसरे शब्दों में और भी ऐसा बोल सकते हैं आप कि इस ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, और बल की दिशा में ये 1 मीटर विस्थापित हुआ, तो जितना ऊर्जा खपत हुआ इस ऑब्जेक्ट को विस्थापित करने में, जितना ऊर्जा खपत हुआ उस ऊर्जा का नाम क्या है? 1 जूल। समझ पाए क्या? मतलब आप ऊर्जा देंगे या कार्य करेंगे, बात एक ही है। अरे ऊर्जा रहेगा तभी तो काम कर पाएंगे ना, इसीलिए ऊर्जा जो आप माप रहे हो वो कार्य के फॉर्म में माप रहे हो, इसलिए कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों सेम होते हैं और किसके बराबर होते हैं? जूल के बराबर। समझ आए क्या बात? तो अगर बोला जाए जूल का विमी सूत्र बताइए या कार्य का विमी सूत्र बताइए या फिर ऊर्जा का विमी सूत्र बताइए, तो एक ही बात है। और ये क्या बात है? आप बोलेंगे m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं m l 2 t -2, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बात एक ही है। क्लियर? जहां पे m द्रव्यमान है, l लंबाई है और t क्या है? समय को बता रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से जैसे मैं जूल को परिभाषित किया हूं, तो जूल बराबर क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो क्या इस जूल का मतलब मैं कार्य बोल सकता हूं? हाँ कि ना? अरे कार्य का मात्रक है ना जूल। अच्छा, न्यूटन बोल रहा है यहां पे, तो न्यूटन का मतलब यहां पे बल लिख सकता हूं, फोर्स जी। अच्छा, यहां पे 1 मीटर हम विस्थापित कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो डिस्प्लेसमेंट या फिर बोलिए विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन, या फिर वर्क बराबर फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो आपको अगर ये डायमेंशनल फार्मूला पता नहीं है तो रिलेशन पता होना चाहिए, हाँ कि ना? तो बल का विमी सूत्र आप निकाल पाएंगे, निकालना सिखा चुका हूं। आप कहेंगे सर ये m, फिर बोलेंगे l, फिर t की पावर -2, यही कहेंगे कि नहीं? और विस्थापन मतलब कैसे मापेंगे आप? लंबाई से मापेंगे, तो l या l की पावर 1। ठीक है जी। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m, l और l आपस में गुणा होगा तो l की पावर 2, और ये हो गया t की पावर -2। समझ पा रहे हैं क्या? तो यही तो है जूल का विमी सूत्र या फिर कार्य का विमी सूत्र जो यहां पे मैंने बताया। क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? अच्छा, इसके साथ साथ यही विमी सूत्र ना और एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा बल आघूर्ण। ठीक है जी, बल आघूर्ण, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टॉर्क। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों। ठीक, और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या है? देखो m l 2 t की पावर -2। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप यहां पे देख पाएंगे, मैंने कहा जी कार्य या फिर ऊर्जा या फिर बल आघूर्ण। समझ पाए? कार्य मतलब वर्क, ऊर्जा मतलब एनर्जी, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क। ठीक है, बढ़िया। तो इसके लिए अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला कहूं तो सेम होगा। देख सकते डायमेंशनल फार्मूला, मैंने कहा m l 2 t की पावर -2। समझ पाए? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। चाहे आप कार्य बोलिए, चाहे जूल बोलिए, चाहे ऊर्जा बोलिए, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है ml 2 t की पावर -2। ठीक है जी। अब अगला हमने जो बात किया वो है क्या?
बल आघूर्ण जिसको हम टॉर्क कहेंगे, इसका भी तो विमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ml2 की पावर -2 है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। क्लियर है? अच्छा, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फार्मूला मतलब बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क बराबर फोर्स गुणा डिस्टेंस, फोर्स गुणा डिस्टेंस। तो आपने कहा जी फोर्स मतलब बल, तो बल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml की पावर -2। ये अब एकदम रटा गया है ना, बल का जो डायमेंशनल फार्मूला है। डिस्टेंस मापना है मतलब लंबाई मापना है, तो l, हाँ कि ना, आपस में गुणा कर देंगे, तो आपस में गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? m, l का गुणा l से तो l की पावर 2 और यहाँ पे t की पावर -2। आया कि नहीं आया भाई साहब? ये तो रिलेशन याद होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला तो आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला फिजिकल क्वांटिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है पृष्ठ तनाव, जिसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानेंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। हम चाहे तो इसी को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, m l की पावर 0 मतलब l नहीं है यहाँ पे, t की पावर -2 ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई बात है क्या? नहीं ना? ठीक है। तो क्या आपको याद रखने की जरूरत है? नहीं, आपको याद रखने की जरूरत है ये रिलेशन। और रिलेशन क्या बताएगा? देखो मैंने कहा जी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव शॉर्ट में लिखा, इसके लिए रिलेशन क्या है? तो आपने कहा जी फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब मैं इतना मान के चल रहा हूं कि फोर्स का डायमेंशन तो एकदम रटा गया होगा आपका भी। मैंने कहा एम एल, ठीक है, उसके बाद t की पावर -2 यही कहेंगे। अच्छा लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे तो ये कैपिटल L। ठीक है जी, बढ़िया। यहां से L और L निपट गया तो क्या बचेगा? यहाँ पे m है ना, और t के पावर -2। क्लियर? आप चाहे तो इसी को ऐसा भी लिख लो, m की पावर 1 लिखना चाहो लिख लो ना भाई। l दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे, 1 है मतलब समझ रहे ना, ऐसे 1 का गुना है इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। तो l की पावर यहाँ पे 0 होगा तभी तो ऐसा होगा, फिर t की पावर -2। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हमने सीखा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला ऐसे याद हो जाते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं जिसका कोई मात्रक नहीं होता, और अगर किसी क्वांटिटी का मात्रक नहीं है ना दोस्तों, तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, विमा भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मात्रक नहीं है, अगर मात्रक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा भाई साहब कि डायमेंशन भी नहीं होगा, डेफिनेटली डायमेंशन भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हो सकते हैं, जिनमें से एक क्वांटिटी है भाई साहब ये स्ट्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में विकृति के नाम से जानते हैं। चेक करके देखें कि इसका मात्रक होगा कि नहीं होगा, और अगर मात्रक नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। ये हम चेक करके देखते हैं। पहले तो विकृति को डिफाइन कैसे करते हैं? आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम का अनुपात होता है भाई साहब ये जो विकृति होता है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, देखिए मैंने कहा स्ट्रेन, ठीक, स्ट्रेन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, और डायमेंशन में जैसे मैंने कहा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बोला, डिवाइड करेंगे ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन में जैसे मैंने लेंथ कहा तो ओरिजिनल लेंथ। तो बताइए इसका कोई मात्रक होगा? नहीं होगा। क्यों? चलो चेक करके देखते हैं। मैंने कहा जी लेंथ का जो मात्रक होगा, जैसे कि मैंने लेंथ को मापा मीटर से, ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ भी मीटर से मैंने मापा, तो मीटर से मीटर तो निपट जाएगा ना, कैंसल हो गया।
समझ पा रहे हैं? तो मात्रक तो खत्म हो गया, ऊपर का भी मात्रक खत्म, नीचे का मात्रक भी खत्म। अब मात्रक ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं दिखेगा। कैसे सर? जैसे मैंने लंबाई का डायमेंशन लिखा, ये कैपिटल L, नीचे भी तो लंबाई है। अरे चेंज इन लेंथ बोलिए या फिर ओरिजिनल लेंथ बोलिए, है तो लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन लिख दिया मैंने। तो ये डायमेंशन L और ये डायमेंशन L, खत्म। तो कहां से डायमेंशन बचा? मतलब ऐसा कोई भी क्वांटिटी अगर उसका मात्रक नहीं है, इसका मतलब उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या? उदाहरण के लिए स्ट्रेन, जिसको हम विकृति के नाम से जानेंगे, जैसे आयाम में परिवर्तन कहा तो हमने लंबाई में परिवर्तन ले लिया, मूल आयाम कहा तो हमने मूल लंबाई ले लिया। यहां पे आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, चौड़ाई में परिवर्तन बटे मूल चौड़ाई, चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप यहां पे ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर हो पा रही क्या बात? ठीक है सर। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि विकृति समान आयामों वाली दो मात्राओं का अनुपात है ना। समान आयामों मतलब जैसे कि यहां पे लेंथ बोला ऊपर में तो नीचे में भी लेंथ है, ऊपर वॉल्यूम बोलता तो नीचे में भी वॉल्यूम, इस तरह से। तो इस वजह से इसका कोई आयाम नहीं है, और कोई आयाम नहीं है मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, देयर इज नो डायमेंशन। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर? चलिए एक सवाल पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का कोई आयाम नहीं है? Which of the following physical quantity has no dimension? Has no dimension। ठीक, तो सबसे पहली बात, क्या आप जानते हैं पावर का डायमेंशन होता है? सर बिल्कुल। टॉर्क का भी, अरे बल आघूर्ण का भी डायमेंशन होता है। अच्छा, रह गई बात प्रेशर, तो प्रेशर का भी होगा डायमेंशन। ठीक, बच गया स्ट्रेन, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है और सवाल जिस तरह से पूछा जा रहा है कि किसका डायमेंशन नहीं होगा, तो विकृति का कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है जी। आप चाहें तो यहां प्रेशर का चेक करके देख सकते हैं, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। प्रेशर बराबर क्या होता है जी? तो आप बोलेंगे फोर्स बटे एरिया। ठीक, बढ़िया। अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है आपको? mL/T⁻²। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ना एकदम रटा गया सर हमारा, तो है ना, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बोलिए या चौड़ाई गुना ऊंचाई बोलिए, हम बेसिकली लंबाई मापेंगे। ठीक, तो आप बोलेंगे लेंथ L गुना L, L का स्क्वायर, यही कहेंगे कि नहीं? तो कुल मिला के जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? यहां से L और L कैंसल, L⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब mL⁻⁻1 T⁻²। ये तो भाई साहब ये प्रेशर का, दबाव का डायमेंशनल फार्मूला तो होता ही है, इसका डायमेंशन है ना। और टॉर्क का तो हम जानते ही हैं, पावर का भी जानते ही हैं, एक ही तो बच गया स्ट्रेन। तो मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूं कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको चीजें पता होने पर तो 10 क्वेश्चन रीड करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये जो सेकंड लेक्चर है दोस्तों, है ना, हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ये आप इंजॉय किए होंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखना आप सीख गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड सवाल करेंगे जब हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे। तो आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि जैसे मैंने लास्ट में आपको क्या पढ़ाया, अभी ऐसे कुछ क्वांटिटी होंगे जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हो सकते हैं। एक मैंने बताया स्ट्रेन, बाकी आप गूगल सर्च करिएगा, है ना, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ऐसे और क्या क्या क्वांटिटी हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होंगे, ठीक, कोई विमा नहीं होंगे। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, मजेदार तरीके से ये फंडामेंटल चैप्टर फिनिश होता है हमारा। यूनिट एंड डायमेंशन का 2 एपिसोड है, दोनों एपिसोड जरूर विजिट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे के चैप्टर्स को, आगे के टॉपिक्स को कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, यकीन मानिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।